गए वो जमाने जब लड़की को घरवाले साड़ी पहनाना सिखाकर ससुराल भेजा करते थे। अब तो अरे क्या सारा दिन ये सड़ा सा पैजामा पहनकर घुमा करती है। अरे कभी चुन्नी वाला सूट भी पहना कर। चुन्नी वाला सूट उस पे कौन सा बड़ा काम है। ये लो। राधा अंदर जाती है, पजामे के ऊपर ही कुर्ता और दुपट्टा डाल आती है। हैप्पी सासू माँ, अब तो पैजामे से कोई दिक्कत नहीं है ना। सास राधा को देखती है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन बहू तो बहू की तरह ही अच्छी लगती है ना। अरे बिंदी लिपस्टिक लगाया कर। अगले दिन राधा पजामे के ऊपर ऊंची सी साड़ी पहनकर तैयार होकर आती है। ससु माँ, चाय ले लीजिए। अरे राधा, ये क्या झोकर बनी हुई है। अरे साड़ी के नीचे से पजामा दिख रहा है। अरे तो कोई बात नहीं है ना ससु माँ, आप ही को तो बहू ऐसी चाहिए थी ना, बहू जैसी। अब मैं क्या करती। तभी वहां श्याम आ जाता है। अरे राधा, माँ के कहने का मतलब है कि साड़ी मतलब सिर्फ साड़ी। आप भी ना पागल हो गए हैं क्या। सिर्फ साड़ी तो सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत अमान ने पहनी थी। अरे लोग देखते तो थे जी भर भर के, लेकिन आंखें बंद करके। कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ना। अरे बस बस श्याम, तू चुप हो जा। ये औरतों के बीच में मत बोला कर। वैसे भी तेरी बीवी को पढ़ाई लिखाई की सिवा आता क्या है। कल को सिर्फ साड़ी पहनकर निकल आई ना बाबा ना, हंगामा हो जाएगा। अरे बहू, वो कहना ये चाह रहा था कि नीचे ये तू जो पजामा सजा लेती है ना, वो नहीं पहनना है ना। राधा सास की बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैंने बचपन से ही सिर्फ पैजामे ही पहने। मेरी शादी के दिन भी लहंगे के नीचे पजामा ही तो था। अरे किसी को पजामे से क्या दिक्कत हो सकती है। क्या करूं मैं। राधा रोने लगती है, जिसे उसका पति देख लेता है। अरे अरे मेरी प्यारी राधा, रो क्यों रही हो। अच्छा चलो, शाम को तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। राधा ये सुनकर खुश हो जाती है। ओह, आइसक्रीम के साथ शॉपिंग, वाह। मैं भी लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या लेना है मुझे। बस फिर क्या था, राधा बैठ जाती है लिस्ट बनाने। माँ देख, तेरी सारी समस्या का मैंने समाधान कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया, पजामे वाली को छोड़ दिया क्या तूने। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, पजामे वाली नहीं, राधा नाम है उसका। तभी डोरबेल बजती है और पड़ोस की चाची घर आती है। उनके हाथ में एक पजामा होता है। अरे मैंने सोचा कि ये कपड़ा सड़क पर गिरा था, किसी ने सुखाने डाला होगा। अब ना ये पेटीकोट जैसा था, ना ही पतलून जैसा। तभी मैं समझ गई ये राधा बहू का पजामा होगा। तो पहनती है ना ये। अरे चाहे पार्टी वेयर हो या फिर घर का कपड़ा, तुम्हारे बेटे की शादी के एल्बम देख रही थी, बहू ने तो लहंगे के नीचे भी पजामा पहना था। ठीक है चाची, दे दिया ना पजामा। अब पजामा पुराण मत सुनाओ, चली जाओ। चाचा जी के खांसने की आवाज आ रही है, जाकर पानी दे आओ उन्हें। अरे हाँ हाँ, जोरू का गुलाम जा रही हूँ मैं। चाची के जाने के बाद, अरे अड़ोस पड़ोस वालों को बोलकर क्या फायदा होगा बेटा। अब तो घर मशहूर हो जाना ही है पजामे वाली बहू के नाम से। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। अरे वो पीछे वाले घर के शर्मा जी ने तो घर के पोस्टल एड्रेस में यही लिखना शुरू कर दिया है, पजामे वाली बहू के घर के पीछे गली नंबर 7। अरे बस बस, आ गए तुम। दुकान आज जल्दी बंद कर दी। अरे क्या करूं, ये टाइट पैंट पहनकर बैठा नहीं जाता दुकान में। ज्यादा देर हुई तो थोड़ी देर पीठ सीधी करने घर चला आया। वैसे आज माँ बेटा साथ में क्या बातें कर रहे हैं। हाँ अरे हाँ, बातों से याद आया। बोल रहा है कि पजामे वाली प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लाया है। जरा बता दो बेटा, क्या समाधान निकाला है। वो मैं ना माँ आज राधा को शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ। अरे बेटा क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। हाँ माँ, इतना ही नहीं, वो तो पूरी लिस्ट तैयार कर रही है कि वो क्या क्या खरीदेगी।
जब इतना खरीदेगी तो कुछ अलग तो पहनेगी ही ना। उधर राधा बाजार जाने के लिए पजामा टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाती है। चलिए जी, मुझे काफी सामान लेना है। पति श्याम उसे बाजार ले जाता है, जहां राधा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 पजामे खरीदती है, वो भी अलग अलग रंगों के। और वो सारे पजामे लेकर घर आ जाती है। अरे आ गई बहू रानी, क्या लेकर आई हो? पिताजी ये देखिए, आपके लिए ये पजामा लेकर आई हूँ, प्योर खादी का है। पैंट लुक में इसे आप दुकान में भी पहनकर जा सकते हैं। और खुद कह लिए ये 12 पजामे, हर रंग, हर प्रिंट के। राधा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हाय रे फूटी किस्मत, भाग्य में साफ सुथरी सजी धजी बहू दिखना लिखाई नहीं है तो क्या किया जा सकता है। अरे बाजार गई भी तो क्या लेकर आई ये सड़े पैजामे। राधा इस बार फिर सास का रोना सुन लेती है। मैं क्या करूं भगवान, साड़ी में डर लगता है कि कहीं फंस कर गिर न जाऊं। माँ जी को पजामे से नफरत है, लेकिन एक अच्छी बहू होने के नाते मैं अपना पहनावा माँ जी के लिए जरूर बदलने की कोशिश करूंगी। हाँ भगवान जी। अगले दिन राधा बिना पजामे वाली साड़ी पहनकर सास के पास खड़ी हो जाती है। हाय रे, सूरज आज कहाँ से निकला है? अरे राधा बहू ने साड़ी पहनी है, वो भी पजामे के बिना। अरे वाह वाह बहू, तू तो राजकुमारी लग रही है। अरे लेकिन एक जगह खड़ी क्यों है? वो माँ जी इसलिए कि मैं गिर सकती हूँ। अरे हाँ जी, हमने तो 4 तल्ले के मकान को एक कर रखा था, ऊपर नीचे सारा घर संभाला था, वो भी साड़ी में। अरे कैसे गिरेगी तू, मैं भी तो देखती हूँ। जा छत से कपड़े लेकर आ। ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी साड़ी में फंसकर। लेकिन सास नहीं मानती और राधा को साड़ी पहनकर छत पर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सारे सूखे कपड़े लेकर उतर रही होती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर क्या? ओह, इनको काफी गहरी चोट आई है, लगता नहीं कि... नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। अरे सारी गलती मेरी है डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। अरे हाँ, वो बच जाएंगी, लेकिन चोट भरने में देर लगेगी। धीरे धीरे राधा ठीक हो जाती है और एक दिन जब पहली बार वो ठीक होकर कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि सास, ससुर, पति सब पैजामे पहनकर खड़े होते हैं। देखा बहू, कैसा लग रहा है ये पैजामा? वैसे बहू सही में ये बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, अरे अब तो इसे पहनकर मैं इतने आराम से दुकान में बैठता हूँ कि कितने ही ग्राहक क्यों ना आ जाए, फटाफट काम होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं साड़ी पहनने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, तूने घर के लिए मेरे लिए बहुत त्याग किया। बेटा इंसान पहनावे से नहीं बल्कि अपने कुशल व्यवहार से सबका प्यार पाता है। हमें तो अब बस पजामे वाली ही बहू चाहिए। पसीने वाली बहू। हाय रब्बा, अरे नास पीटी, पसीने बहा के पूरे घर में पसीने की बाढ़ को बुलावा दिया है तूने। अरे तो मैं क्या करूं माँ जी, आप ही बताओ। अरे भगवान से गुहार लगाओ के उठा ले मुझे। ये कहानी है अक्षरा की, जिसे शादी के पहले से बहुत पसीना आता है, फिर चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या फिर ठंड हो, शादी तो जैसे तैसे हो जाती है। अक्षरा के पति रणवीर को ये बात पता नहीं होती कि अक्षरा को इतना ज्यादा पसीना आता है, और ना ही उसकी सास कौशल्या और ससुर ब्रिजमोहन को पता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ही दिनों में अक्षरा के पसीने से सभी को काफी दिक्कत होने लगती है। तो चलिए होते हैं रूबरू इस पसीने वाली बहू से। बहू, अरे ओ अक्षरा बहू, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, बोलिए। अक्षरा पसीने से लदी हुई थी और उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जिससे सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। हाय रब्बा, इतनी गंदी बदबू तो गटर की भी नहीं आती। सीरियसली यार अक्षरा, तुम्हारे पसीने की बदबू दूर दूर तक आ रही है। तो मैं किसी बर्फीले इग्लू में बैठकर खाना नहीं बना रही हूँ। इतनी गर्मी है, 2 मिनट गैस के सामने खड़े रहो तो पूरा पसीने से नहा लेते हो आप। इतनी भयंकर गर्मी है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो लगा लो ना रसोई में भी एसी। हाँ लगा लेते हैं,
वैसे भी तेरे मायके वालों ने हमें ट्रक भर के नोटों की गड्डी जो दी है, हैं? क्या बात करती है? मैं भी चूल्हा चौका कर चुकी हूँ, लेकिन इतना पसीना मुझे तो कभी नहीं आया। ऐसे ही एक दिन कौशल्या देखती है कि खाना बनाते समय अक्षरा के माथे का पसीना टपक कर कढ़ाई में गिर रहा है। हाय रब्बा, अरे करम जलियों की महारानी, ये देख देखिए, तेरे पसीने की टंकी का लीकेज बह के अब हमारे खाने में भी टपक रहा है। अब अपना खारा पानी तू नमक के तौर पर इस्तेमाल करेगी क्या हमारे खाने में? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और रही बात पसीने की टपकने की, तो इसी बहाने ये घट्टी की सब्जी ना और भी नमकीन और स्वादिष्ट हो जाएगी मेरे पसीने की मिलावट से। छी 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 छी, मैं जा रही हूँ बाथरूम, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों को सुनकर और ये खाना देखकर ही उल्टी आ रही है। आज तू कुछ नहीं पकाएगी। आज हम तीनों तुझे छोड़कर बसंत भोजनालय चले जाएंगे। तू अकेले ही चखते बैठ अपने पसीने से भरे हुए ये व्यंजन। अगले दिन जब रणवीर दफ्तर से घर आता है, तभी वो अपने कमरे में अक्षरा से कहता है, अक्षरा, कल बॉस की वाइफ का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने हमें खास न्योता दिया है, तो तुम और मैं कल पार्टी में जाएंगे। मैं ब्लैक कोट पहनूंगा, तो तुम ब्लैक साड़ी पहन लो। ओके पति जी, और कोई आदेश? नहीं, आदेश नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो पार्टी में एसी होगी, लेकिन फिर भी ना, तुम पूरी परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क के ही चलना। एक क्या, मैं तो कहता हूँ 5 चाय बोतल को छिड़क लो ना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पसीने की बदबू को सूंघ लिया ना, तो फालतू में सीन क्रिएट हो जाएगा वहां पर, ठीक है? मुंह टेढ़ा करके अक्षरा जवाब देती है, ठीक है, लगा लूंगी, खुश। अगले दिन पार्टी के लिए अक्षरा सच में 5 परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क कर सच धज के रणवीर के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में एसी थी, इसलिए पहले के 15 से 20 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से जो अक्षरा को पसीने छूटने शुरू हुए कि बस वो पसीने से भीग कर गीली होती ही जा रही थी, और उसकी बहुत गंदी बदबू भी आने लगी, जिसको सुनकर पार्टी के गेस्ट आपस में बात करने लगे। अरे ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? शायद किसी की जुराबों की गंदी बदबू है ये। जुराबे नहीं, मामला कुछ और ही है जनाब। इतनी बड़ी 5 स्टार पार्टी में पता नहीं कहाँ से घुस गया कोई गटर का कीड़ा। तभी रणवीर अक्षरा को धीरे से कहता है, तुम्हें कहो तो ना, परफ्यूम, पाउडर और साबुन से 10 बार नहाना। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पसीने छूटते ही हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं। और उनकी ये बात बगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन लेती है और वो बवाल मचा देती है। अरे बाप रे, ये गंदी महक तो यहाँ से आ रही है। रणवीर की बीवी से देखो तो पूरे कपड़े भीग गए इसके पसीने से। सभी रणवीर और अक्षरा पर बहुत हंसते हैं। रणवीर घर जाने के बाद अक्षरा को खूब डांटता है, मिला देना पानी में मेरी पूरी मेहनत से कमाई हुई इज्जत। अरे अक्षरा बहू, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो पसीने का झरना बहता ही रहता है तुम्हारे बदन से 12 महीने और 2400 घंटे नॉन स्टॉप। अरे अभी तो इस कलमुहे के कलेजे को ठंडक पड़ी होगी। लोगों के कुंडली में मार्केश दोष होता है, लेकिन हमारी बहू की कुंडली में पसीना दोष है। अक्षरा को अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और अपने पसीने बहने को अपनी गलती मानकर चुप रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ते जाता है और अक्षरा के लिए गर्मी और भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसे पसीने से पूरे हाथ, पांव, गले, चेहरे और बदन पर घमौरियां आ जाती है, जिसके कारण उसे खूब जलन महसूस होती है। बहुत जलन हो रही है। माँ जी ने एसी का रिमोट भी छुपा के रखा है, इसलिए ताकि मैं एसी ना लगाऊं और बिजली का बिल बच जाए। मम्मी जी, बहुत आग लग रही है।
अक्षरा जाकर बाल्टी भर पानी अपने आप पर डाल देती है। तब जाके उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अक्षरा के पसीने से तंग आकर कौशल्या अब दिन रात घर में अगरबत्ती और अरोमा कैंडल जलाती। अच्छा हुआ जो रणवीर ने ये खुशबू वाली मोमबत्तियां ला कर दी, इनसे हर जगह अच्छी महक आ रही है। हाँ कौशल्या, बड़ी अच्छी सुगंध है, अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों की भी। लेकिन तभी वहां पर बाजार से सामान लाकर पसीने से लदी हुई अक्षरा आ जाती है और उसके पूरे बदन से बदबू आ रही थी और बाल तो पूरे पसीने से भीग गए थे और फर्श पर पसीने की बूंदें भी टपक रही थी। और ये बदबू इतनी तेज होती है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती की महक को फेल कर देती है। हाय रब्बा, आ गई करम जली। इसके बदन के पसीने ने तो इतनी महंगी सुगंध वाली मोमबत्ती और अगरबत्ती के खुशबू के दांत भी खट्टे कर दिए। बाहर इतनी भीषण गर्मी है मम्मी जी, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी ओवन में बंद हो गए हो और केक की तरह बेक हो रहे हो। उफ। दिन ब दिन अक्षरा का पसीना दुश्वार कर देता है सबका जीना। कभी वो सोते समय पूरे बेड के साथ साथ साइड में रखे हुए रणवीर की इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने पसीने से भिगा देती, तो कभी वो गर्मी से अपने बालों में हुए जुओं को गलती से खाने में मिला देती। हाय रब्बा, आज तो हद ही हो गई, खाने में जुए। अक्षरा बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब तुम सीधा अपना बैग पैक करो और अपने मायके शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहा है रणवीर, हमें नहीं चाहिए ऐसी पसीने वाली बहू। अक्षरा रोने लगती है और कहती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ, फिर कभी इस घर की दहलीज पार नहीं करूंगी, बाय। अक्षरा रोंदी सूरत लिए घर से निकल जाती है। शाम में जब रणवीर अक्षरा के मायके फोन लगाता है तब उसे पता चलता है कि अक्षरा तो अब तक घर गई ही नहीं। इस बात को सुनकर रणवीर, कौशल्या और ब्रिजमोहन तीनों डर जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हायो रब्बा, अब कहाँ ढूंढे हम अक्षरा बहू को। मुझे एक जगह पता है मम्मी, जब भी अक्षरा का मूड ऑफ होता है तो वो वहीं पर जाकर बैठती है। रणवीर, कौशल्या और ब्रिजमोहन तीनों एक नदी के किनारे जाते हैं जहां रात के अंधेरे में अक्षरा नदी की साइड की बेंच पर बैठे हुए बिलख बिलख कर रो रही थी। रणवीर तुरंत जाकर अक्षरा के गले लग जाता है और उससे तीनों माफी मांगते हैं। अक्षरा, हमें माफ कर दो, तुम्हें पसीना आना नेचुरल है, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं करती हो ये, और हमने तुम्हें गुस्से में क्या क्या नहीं कहा। हाँ अक्षरा बहू, प्लीज माफ कर दे बेटा। तेरे इस पसीने को ना मैं यूं मिनटों में चुटकी बजाकर आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से भगा दूंगी, तू देखना बेटा। हाँ, और अगर उससे भी ना होए तो मेरे पहचान में मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, तुम्हारे इस पसीने की तकलीफ का हम सब मिलकर डट कर सामना करेंगे। थैंक यू, देर से ही सही आप लोगों को मेरा दर्द समझ में तो आया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे ससुराल वाले मिले। इस तरह ससुराल वाले आयुर्वेदिक उपायों से अक्षरा के पसीने की तकलीफ को मिटा देते हैं और अब उसे मामूली पसीना ही आता है और वो एक सुखी और चैन भरी जिंदगी बिताने लगती है। पहलवान सास मधु की शादी के कुछ सालों में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर सास की जिम्मेदारी आ जाती है और वो अब अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती है। मम्मी नाश्ता बना दिया है, टाइम से खा लेना। दोपहर का खाना शीला आकर बना देगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे क्यों उस टेप रिकॉर्डर पर पैसे खर्चा करती हो? इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आधे समय तो जोड़ों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर काम करने की बात करती हो। दवाई खाती हो तो क्या, मैं अभी भी अकेली 10 पर भारी हूँ। हाँ हाँ मैंने मान लिया। मधु घर से चली जाती है, जिसके बाद सास नाश्ता कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। दोपहर को शीला घर आती है। अरे क्यों माँ जी, आज किस बात से मेरी नौकरी बची? अरे चल ज्यादा बक मत कर, काम कर अपना। शीला खाना बनाने लगती है और सास वहीं पास में बैठ जाती है। माँ जी,
मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, दीदी की दूसरी शादी करा दो। कब तक आप दो औरतें घर में अकेली रहोगी? आजकल माहौल भी बहुत खराब है, और फिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना। तेरा नाम टेप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने। तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरी बहू से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मुंह ना फेर ले और नौकरी चली जाए। क्या माँ जी, आप भी हमेशा मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ी रहती हो। तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है। अब अकेली सास एक बार फिर टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी थोड़ी ही देर में मधु घर आ जाती है और सास बिना कोई देर किए शीला की बातें उसे बताने लगती है। मम्मी, आप भी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो, जिसके पास हमेशा शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती ही है। अब बस भी करो ना, इतनी बुरी नहीं है बेचारी। अरे मैंने कब कहा बुरी है, बस उसकी बातें करके मुझे बड़ा मजा आता है। सास की बात पर हंसते हुए दोनों डिनर करने बैठती ही हैं कि लाइट चली जाती है। अंधेरे में मधु मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मी, आप अंधेरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो वो हॉल में सामान कैसा गिरा? भूत आया। अरे मुझे क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा ना। दोनों हॉल में जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने की आवाज आती है। लगता है ये भूत चोरी करने आया है, इसे वापस कब्र में पहुंचाना ही पड़ेगा। बस हाँ, आप ज्यादा ना तीस मार खा मत बनो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठकर अंताक्षरी खेलेगा? हट डरपोक, संभालने दे मुझे। अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहां उसे दो आदमी दिखाई देते हैं। पीछे पीछे मधु भी वहां आ जाती है। मम्मी, अभी भी मौका है, बाहर भाग जाते हैं। मधु की आवाज सुन चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ओए तुम दोनों, जहां हो वहीं खड़ी रहना, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है। अबे तुम दो अकेली अबला औरतें क्या कर लोगी? अरे जा भाई जा, दोनों को बांध दे। जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है, तो वो उसके सर पर फ्लावर पॉट मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देख दूसरा आदमी गन निकालकर हवा में गोली चला देता है, जिससे बचते हुए दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते हैं। मम्मी, आपने तो सच में उसे मार दिया। तो मजाक में कौन मारता है? और अभी तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो पक्का मारी जाओगी। ये औरतों को कमजोर समझता है ना। आज इसे औरतों की ऐसी ताकत दिखाऊंगी कि ये आदमी पैदा होने पर शर्म करेगा। ये अचानक आपके अंदर झांसी की रानी कहाँ से जाग गई? वैसे तो हमेशा जोड़ों में दर्द बोलती रहती हो। अभी तुम्हें जान बचानी है या जोड़ों के दर्द की कहानी सुननी है? मधु और उसकी सास कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जिस पर चोर बाहर खड़ा दरवाजा बजाते हुए उन्हें आवाज लगाने लगता है। क्यों डर गई? अरे वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी, गेट खोल अब बुढ़िया। अबे पागल, धमकी देने और होशियार होने में फर्क होता है, पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे। रुक, अभी तेरा दिमाग ही बाहर निकालता हूँ। ये कहते हुए चोर गोली चलाने ही वाला होता है कि सास अचानक दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है, जिससे चोर गन फेंककर दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मी, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, इसे हटाओ प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। क्यों रे,
क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा? अभी तो औरतों को कमजोर बोल रहा था। भूलियो मत, एक औरत ने ही तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सहकर। इसलिए औरतों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो। वाह मम्मी, आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था। आपने तो कमाल ही कर दिया। कहा था ना, अकेली ही 10 पर भारी पड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी 2 ही थे। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आ गए आप, कर लो इन्हें अरेस्ट और जेल में बैठकर अंताक्षरी खेलना। बहू जरा हंस बोल ले। शहरों में 2 कमरे का मकान ही एक सामान्य फैमिली के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है। आम सी नौकरी करने वाला रवि किराए से रहा करता था, लेकिन उसकी चालाक बीवी सीमा। आप अपने पापा को क्यों नहीं बोलते हो? गांव का मकान बेचकर यहाँ शहर में घर ले ले। अरे कैसी बात कर रही हो? यहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ बड़ा खुला इलाका, यहाँ छोटा सा 2 कमरे का मकान, वो भी ना जमीन में ना आसमान में। पता है, माँ पापा को टहलने का भी शौक है। इस शहर की धूल मिट्टी में कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं। सीमा एक बार को चुप हो जाती है, लेकिन ठान लेती है कि वो रवि के पिता से किसी भी तरह पैसे लेकर रहेगी। शाम को जब रवि आता है तो बच्चे रो रहे होते हैं। अरे क्या हो गया इन दोनों को? रो क्यों रहे हैं? दोनों अंदर जाओ, मैं पापा से बात कर रही हूँ। दोनों अंदर चले जाते हैं। आप बताओ क्या हुआ? क्यों मारा है बच्चों को? अरे मैं क्यों मारूंगी? पागल नहीं हूँ मैं। वो क्या है ना, सोसाइटी में नया रूल आया है। अब झूले और दूसरे पार्क और मैदान में सिर्फ उन लोगों के बच्चे ही खेल सकते हैं जिनके अपने मकान हैं। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी, समझे? उफ, ये क्या? अब क्या करे रवि? छोटी सी सैलरी में घर कैसे खरीदे? बच्चों की ओर देखता है तो सोचता है कि वो क्या दे रहा है अपने बच्चों को। लग रहा है पापा माँ से बात करनी ही होगी, लेकिन फिर वो लोग यहाँ आकर रहेंगे तो मैनेज कर लोगी? अरे मैनेज क्या करना है? क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे भी तो वो माता पिता लगते हैं। मैं तो उनका सम्मान तब भी करूंगी जब वो पैसे नहीं भी देंगे। अरे बंद करो ये डायलॉग। कैसे तुम्हारे व्यवहार के कारण उन लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया है, और उन लोगों से अब मैं ये कहूँ कि यहाँ आकर रहे तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले। अरे किसी को सुधरने का मौका भी तो देना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा? रवि सीमा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और फैसला कर लेता है कि वो पापा से बात करेगा। रवि पिता से सारी बात करता है, उन लोगों को बच्चों का हवाला देता है। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू का व्यवहार हम लोगों को वहाँ रहने नहीं देगा। यहाँ तो आस पड़ोस है, माँ सारा दिन काम करती रहती है, घर गृहस्थी संभालती है। हम तो यहीं खुश है बेटा। नहीं नहीं। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों की सेवा का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। देखिए ना, सभी के दादा दादी बच्चों के पास रहते हैं। मेरे बच्चों को भी तो दादा दादी का प्यार मिले। सर पर पल्ला रखकर सीमा की बात सुनकर वो बेचारे पिघल जाते हैं। अब क्या, घर बार सब बेचकर वो शहर आ जाते हैं। हम लोगों को कितना छोटा कमरा दिया है। अरे कोई बात नहीं, कमरा बड़ा होकर क्या करोगी? यहाँ बहू बच्चों के साथ हो, ये क्या कम है? वैसे भी पूरा घर है, जहाँ मर्जी घूमो। लेकिन जिन सपनों को आंखों में सजाए वो बेटे के घर आए थे, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, कुछ ही दिनों में। भूख लग गई, रात के खाने के लिए बहू ने बुलाया भी नहीं। अरे जाकर बाहर देख लो, हो सकता है बहू को किचन में कोई काम हो, मदद कर दो उसकी। सास कमरे से बाहर आती है तो सामने खाना रखा होता है और बेटा बहू का कमरा बंद। ये खाना किसका लगा है? लगता है बहू रख कर भूल गई होगी। सास बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है जो अंदर से बंद होता है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? क्यों रात के वक्त में मेरे कमरे का दरवाजा पटक रही हैं? बहू, वो रात का खाना सब साथ खाते हैं, लेकिन आज ना ही तूने हम लोगों को बाहर बुलाया ना ही खुद खाया। और ये 2 थाली में खाना किसका लगा रखा है? आपका और पिताजी का। और किसका? हम लोग तो खाकर सो भी रहे हैं। आप लोगों का खाना लगा दिया था। अरे लेकिन खाना लगाकर बता भी तो देती। क्यों माँ जी, देख लिया ना, खा लीजिए अब।
सास को लगता है जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है, बहू वैसे ही हमें खाना दे रही है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कहती भी तो क्या कहती। क्या हो गया? क्या सोच रही हो? खाना गरम कर कर खा लेते हैं। तो सास को खाना होता तो बार बार बहू का मुंह देखती। फिर एक दिन ससुर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि ये क्या है पापा जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब आप लोग साथ हैं तो लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया है कि सास ससुर बैठे रहते हैं सारा दिन। बहू, मेरी भी कुछ सहेलियां बनवा दे। सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। घर पर तो कोई हम लोगों से बात भी नहीं करता है। बहू, तुम सारा दिन आस पड़ोस में हंसी मजाक कर लेती हो। कभी कभी हम लोगों से भी बात कर लिया करो। क्या बात करूं आप लोगों से? हाँ, अरे ना हो तो गांव चले जाइए ना कुछ दिनों के लिए, मन लग जाएगा। वाह बहू, जब पैसे और घर चाहिए था तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे। हाँ तो अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो। बहू के डर से अब सास ससुर कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। अब एक कमरे में बंद सास ससुर को खाना भी बाहर रखा मिलता। ना कोई बात करने वाला, ना कोई कुछ बोलने वाला। एक बार बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। लग रहा है कोई आया है। हंसे बोले कितना वक्त हो गया है। काश हम बाहर जाकर हंस बोल लेते। हाँ, सही बोल रही हो। चलो बाहर जाकर देखते हैं कौन क्या बात कर रहा है। सास ससुर बाहर आते हैं तो सामने उनके बेटे और बहू जैसा ही एक कपल बैठा होता है। सभी खा पी रहे होते हैं और हंस बोल रहे होते हैं। कपल में से लड़की उठकर दोनों के पैर छूती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। माँ पापा, आप दोनों कमरे से बाहर, कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, कमरे में बंद घुटन हो रही थी। बाहर से हंसने बोलने की आवाज आई तो सोचा देखो क्या हो रहा है। अरे हाँ, और आप लोग क्यों बोर हो रहे थे? सीमा भाभी तो इतनी हंसमुख है, जब से हम आए हैं वही बोली जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजाकिया है। हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आप बहुत खुश नसीब है कि आपको घर में ही कॉमेडियन मिला है। माता पिता बहू और बेटी की ओर देखते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ पापा, रुको ना, बैठो। अंदर क्यों जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो ना, मैं कमरे में ही चाय दे दूंगी। नहीं नहीं, चाय नहीं पीना। तो फिर और कुछ चाहिए क्या आंटी? बहू सास ससुर के बर्ताव से चिढ़ रही होती है, लेकिन मेहमानों के सामने बोलती भी क्या। हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी, क्या चाहिए? बोलिए। बहू, जरा हम लोगों के साथ भी हंस बोल लिया करो। कमरे में लाश की तरह पड़े रहते हैं। जमाने के लिए तो तू बहुत अच्छी है, फिर हम लोगों के साथ ही ऐसे क्यों? ये बोलकर सास ससुर कमरे में चले जाते हैं। भाभी, वैसे ये ठीक नहीं है। जो माता पिता को घर में लाश की तरह रखे और बाहर वालों के सामने अच्छा बने। खैर, आप लोगों के घर का मामला है, चलते हैं हम। सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन बेटा और बहू समझ चुके होते हैं कि अब उन्हें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है।